अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 11। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके अलावा एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। तो ऑस्टियोप्रोसिस को आज हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्टियोप्रोसिस बेसिकली हम किसको कहते हैं कि ये बोन की डिजीज होती है और इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें डिक्रीज हो रहे होते हैं बोन मिनरल कंटेंट्स। ठीक है, बोन मिनरल कंटेंट्स डिक्रीज हो रहे होते हैं। उनके डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रही होती है कि वीकनिंग हो रही होती है बोन की, बोन वीकन्स हो जाती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि इस पेशेंट को ऑस्टियोप्रोसिस है। तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा फ्रैक्चर्स के साथ। ठीक है, पेशेंट कहेगा कि मुझे ना, मैं गिर गया अचानक, तो उसको लगेगा कि गिरने की वजह से उसे फ्रैक्चर हुआ है, हालांकि नहीं, उसकी बोन पहले से ही बहुत ज्यादा वीकन होती हैं और वो अचानक गिर पड़ता है। ठीक है, जब वो अचानक गिर पड़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको फ्रैक्चर हो जाते हैं और पेशेंट ये समझ रहा होता है कि गिरने की वजह से उसे फ्रैक्चर हुआ है। वो गिरने की वजह से उसे फ्रैक्चर नहीं होता, बल्कि ओस्टियोप्रोसिस इतनी ज्यादा बोन वीकन हो चुकी होती हैं इस बोन की डिजीज की वजह से कि अल्टीमेटली उसको, वो गिर पड़ता है पेशेंट और उस गिरने की वजह से क्या हो जाता है, उसको फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ओस्टियोप्रोसिस का हमें किस तरह पता चलेगा। तो पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करेगा, क्लिनिकल उसकी हिस्ट्री ये होगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर जो मेजर रिस्क होता है ना, ये फॉल्स का बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, रिस्क ऑफ फॉल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और उसकी वजह से क्या हो रहे होते हैं कि इसके अंदर फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना, WHO ने एक क्राइटेरिया बनाया है कि किस तरह हम डायग्नोज कर सकते हैं कि आइदर ये ऑस्टियोप्रोसिस है या फिर ऑस्टियोपीनिया है। ठीक है, ऑस्टियोपीनिया के अंदर भी ये अर्ली स्टेज होती है ऑस्टियोप्रोसिस की, उसके अंदर भी बोन मैस जो होता है ना वो कम हो रहा होता है। तो नॉर्मल हम क्या जब जो ठीक है, इस क्राइटेरिया को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल बोन्स कब होंगी, जब बोन मिनरल डेंसिटी 1.0 या फिर इससे हायर होगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल बोन है जब बोन मिनरल डेंसिटी 1.0 होगी। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑस्टियोपीनिया कब होगा और ऑस्टियोप्रोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोप्रोसिस के अंदर, ठीक है, ऑस्टियोपीनिया जो है ना, उसके अंदर बोन मिनरल डेंसिटी कितनी होगी, वो 1.0 होगी या फिर वो 2.4 हो सकती है। ठीक है, 1.0 से लेके वो 2.4 के रेंज के अंदर होगी तो उसको हम कहेंगे ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियोप्रोसिस हम कब कहेंगे कि जब बोन मिनरल जो डेंसिटी है ना वो 2.5 होगी या फिर इससे लेस होगी, तो तब हम उसको कहेंगे ऑस्टियोप्रोसिस है। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया और ये जो पॉइंट्स है ना कि बोन मिनरल डेंसिटी कितनी कितनी होगी, तो ये पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको कोई भी दे देंगे इसके अंदर से कि ऑस्टियोपीनिया कब हम कहेंगे, नीचे उन्होंने बताई होगी बोन मिनरल डेंसिटीज। तो अगर 1.0 और 2.4 मेंशन होगा और इसके दरमियान की रेंजेस होगी तो तब हम कहेंगे ऑस्टियोपीनिया है। ठीक है, ये अर्ली स्टेज होती है ऑस्टियोप्रोसिस की। और फिर ऑस्टियोप्रोसिस की क्या होगी कि 2.5 या फिर लेस होगी इससे रेंज, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इस पेशेंट को ऑस्टियोप्रोसिस है। और ये बेसिकली हम जब इसके अंदर टेस्ट करते हैं वो होता है डेक्सा स्कैन। ठीक है, डेक्सा स्कैन जब हम करते हैं ना, ये एक टेस्ट होता है। ठीक है, बोन टेस्ट होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये बोन मिनरल डेंसिटीज क्या है। तो ऐसा आपको ये इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, बस ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस हो सकती है। तो रिस्क फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं, प्राइमरी होते हैं रिस्क फैक्टर्स और सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं।
ठीक है। प्राइमरी फैक्टर्स जो होते हैं जो कि कॉज कर रहे होते हैं ऑस्टियोप्रोसिस, उसके अंदर आ जाता है वुमेन्स के अंदर ज्यादा रिस्क होता है ऑस्टियोप्रोसिस का, क्योंकि इनके अंदर पोस्ट मीनोपॉजल फिनोमिना होता है। ठीक है, पोस्ट मीनोपॉजल जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर आ जाता है वुमेन्स के अंदर, वो आ जाता है पोस्ट मीनोपॉजल। ठीक है, उसके अलावा आ जाती है डाइट। ठीक है, डाइट में अगर वो लेस ले रहे हैं विटामिन डी और कैल्शियम डाइट, ठीक है, अगर ये लेस है तो उनको बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऑस्टियोप्रोसिस होने के। उसके अलावा आ जाते हैं इसके अंदर कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, उस पेशेंट का जो लाइफस्टाइल है ना वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई भी उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये भी इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये भी डिस्कस हो गया, और उसके अलावा आ जाता है कि उस पेशेंट का लो बॉडी वेट है। ठीक है, ठीक है, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी कब होती है? जब पोस्ट मीनोपॉजल होता है। तो जब पोस्ट मीनोपॉजल के बाद वुमेन्स के अंदर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर ओस्टियोप्रोसिस होने लग पड़ती है स्टार्ट। ठीक है, सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी फैक्टर्स हम कहते हैं कि जो इस डिजीज की काजेज हैं। अब आ जाता है सेकेंडरी फैक्टर्स, यानी कि अदर डिजीजेस की वजह से जो ओस्टियोप्रोसिस हो रही होगी उसको हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। ठीक है, मतलब कि कोई और डिजीज थी उस पेशेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल हाइपरथायराइडिज्म था, तो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से उसे ऑस्टियोप्रोसिस होने लग पड़ी है, यानी कि अदर डिजीज की वजह से हो रही है, तो वो उसमें आ जाते हैं, कंसीडर होगी सेकेंडरी फैक्टर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल उसको कोई भी जीआईटी डिजीज थी, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसे ऑस्टियोप्रोसिस होने लग पड़ी है। उसके अलावा आ जाता है कि उसको कोई भी अदर डिजीज है, फॉर एग्जांपल हाइपरथायराइडिज्म है। ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर क्रोनिक रीनल फेलियर है। और उसके साथ साथ उसके अंदर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, वो पेशेंट अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, तो इनकी वजह से जो ऑस्टियोप्रोसिस होगी इन डिजीजेस की वजह से और उसकी हैबिट्स की वजह से, तो वो बेसिकली क्या होगी, सेकेंडरी फैक्टर्स में कंक्लूड होंगे। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब ऑस्टियोप्रोसिस तो हो गया, ठीक है, उस पेशेंट को ये डिजीज हो गई, अब हम उसको मैनेज किस तरह कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं आपसे कि अगर पेशेंट को ऑस्टियोप्रोसिस हो गया है तो अब हम उसको किस तरह मैनेज करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली हमने क्या करना होता है, ठीक है, मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज रिकमेंड करनी होती हैं? सबसे पहले हमने वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज करवानी होती हैं उस पेशेंट को। ठीक है, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज हम इसलिए करवाएंगे क्योंकि उसकी जो है ना वो मसल स्ट्रेंथन हो सके। जब मसल स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगी कि उसके अंदर जो चांसेस हैं वो रिस्क ऑफ फॉल्स के और उसकी वजह से जो क्या नाम है फ्रैक्चर्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो बेसिकली हम उसको सबसे पहले स्टार्ट करवाएंगे वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए मसल्स की, जिसके अंदर क्या आ जाती हैं, हम वॉकिंग करवाएंगे, जॉगिंग वगैरह करवाएंगे। ठीक है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ठीक है, उसको कहेंगे कि उसने सीढ़ियां चढ़ना वगैरह, एंड स्मॉल जंपिंग उसको एक्टिविटीज करवाएंगे। ठीक है, ताकि उसकी जो ये जो एक्टिविटीज है ना उसकी वजह से क्या हो कि उसकी जो बोन्स है उसके ऊपर लोडिंग आए और उनकी लोडिंग की वजह से वो स्ट्रेंथन हो सके। देन हम करवाएंगे उनको नॉन वेट बेरिंग भी करवाएंगे। तो नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस के अंदर आ जाती हैं बाईसाइकिल, अर्गोमीटर।
ठीक है, तो ये आ जाती है नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस के अंदर। देन हम उन्हें क्या करवाएंगे, हम उन्हें रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हम किस लिए करवाते हैं, हम स्ट्रेंथनिंग के लिए करवाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने टारगेट करना होता है मेजर मसल ग्रुप्स को। ठीक है, जो कि मेनली इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट्स के अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या करना होता है, टारगेट करना होता है मेजर मसल ग्रुप्स को। और इसके अंदर जो हम रेपिटेशंस करवाते हैं ना, वो बेसिकली हम इनिशियली तो मिनिमम करवाएंगे, और इसके अंदर हम जो अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे उसके अंदर हम मैक्सिमम 8 to 10 एक्सरसाइजेस करवाएंगे पेशेंट को। ठीक है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस 8 to 10 एक्सरसाइजेस करवाने हैं। तो ये बेसिकली आ जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी के कितनी हमने एक्सरसाइज करवानी है। तो हमने 8 to 10 एक्सरसाइजेस करवानी है। ठीक है, देन आ जाता है कि मोड। मोड हम किसे कहते हैं कि किस टाइप की हमने एक्सरसाइज करवानी है। तो टाइप ऑफ एक्सरसाइज को हम क्या कहते हैं, मोड। तो मोड, अगर मोड एरोबिक है, अगर हमने एरोबिक एक्सरसाइजेस करवानी है तो उसके अंदर हमने हमेशा दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि बोन्स आगे ही बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसके अंदर हमने मैनेजमेंट के अंदर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो हमने 5, ठीक है, डेज पर वीक करवा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और ये डिपेंड कर रहा है पेशेंट की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है ना, वो 5 डेज हमने पर वीक करवानी होती है। और इंटेंसिटी जो होती है ना, अगर तो मॉडरेट इंटेंसिटी है तो हमने 30 मिनट्स तक एक्सरसाइजेस करवानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को टास्क दे देते हैं कि उसने 30 मिनट्स वॉकिंग करवानी है। ठीक है, वॉकिंग करनी है, सॉरी। ठीक है, मॉडरेट इंटेंसिटी के अंदर आ जाता है 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स के अंदर फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को टारगेट देते हैं कि उसने 30 मिनट्स वॉकिंग करनी है। ठीक है, रोजाना। तो ये बेसिकली आ जाती है मॉडरेट इंटेंसिटी के अंदर, हमने कितनी उसको इंटेंसिटी प्रोवाइड करनी है। अगर आ जाता है विगोरस इंटेंसिटी है, ठीक है, विगोरस इंटेंसिटी है, तो तब हमने कितनी ड्यूरेशन रखना है, हमने रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है तो हमने 20 मिनट्स का ड्यूरेशन रखना है। तो हमने पेशेंट को कहना है कि उसने 20 मिनट्स तक क्या करनी है। विगोरस इंटेंसिटी के अंदर ऐसी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा विगरस है। उसके अंदर आ जाती है फॉर एग्जांपल अगर रनिंग है तो उसके अंदर हमने अपनी इंटेंसिटी को कम कर देना है। हमने कितनी कर देनी है, 20 मिनट्स। और अगर तो जैसे कि नॉर्मल इंटेंसिटी है, जैसे वॉकिंग करते हैं, तो इसकी इंटेंसिटी कम होती है, तो मॉडरेट इंटेंसिटी होती है, तो इसके अंदर हम थोड़ी ज़्यादा देर उस पेशेंट को करवा सकते हैं ये एक्टिविटी। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाती है मोड के अकॉर्डिंगली हमने किस तरह फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को सेट करना है। उसके बाद आ जाता है अगर तो फॉर एग्जांपल मोड है रेजिस्टिव। ठीक है, अगर तो रेजिस्टेंस है मोड, यानी कि हमने रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवानी है, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, दो चीज़ें हमेशा हमने देखनी होती है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड इंटेंसिटी। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगी ज़्यादातर 2 to 3 टाइम्स पर, और 2 to 3 टाइम्स कह रही हूँ, 2 to 3 डेज पर वीक। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो वो हम 5 डेज पर वीक करवाएंगे।
लेकिन जब मोड जो है रेजिस्टेंस है, अब हमने रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवानी है तो इनको हम इनकी फ्रिक्वेंसी को कम कर देंगे क्योंकि ये ज़्यादा एक्सर्शन वाली एक्सरसाइजेज होती हैं। तो इसकी हम इंटेंसिटी को फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे। हम 2 to 3 डेज पर वीक करवाएंगे, ठीक है। और इसकी जो इंटेंसिटी है ना उसको भी हम इसके अंदर हम कितनी करवा रहे थे, हम इंटेंसिटी मॉडरेट थी या फिर वो विग्रस एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हम इंटेंसिटी को सेट कर रहे थे, ठीक है। अब चूंकि रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हैं तो इसके अंदर जो रेपिटेशंस हैं, इंटेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसके अंदर 8 to 12 रेपिटेशंस को सेट करेंगे। जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाएंगे हम उसके अंदर थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि चूंकि ये ज़्यादा एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज़ होती हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो इसके अंदर हमने फ्रीक्वेंट रेस्ट इंटरवल्स जो है ना, फ्रीक्वेंट रेस्ट इंटरवल्स प्रोवाइड करने हैं पेशेंट को, ठीक है। तो ये बेसिकली था इसका मैनेजमेंट प्लान कि हमने किस तरह इसके अंदर एक्सरसाइजेस कौन सी करवानी है और इसको हमने किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस। तो सबसे पहले पेशेंट जो है ना वो अपनी डाइट को ठीक करे, ठीक है। डाइट के अंदर क्या ले, वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम इंटेक करे और विटामिन डी। उसके अलावा पेशेंट जो है ना अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करे, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर कौन सी आ जाती हैं, क्योंकि अगर तो उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो हम अब उसको क्या कराएंगे, हम उसको कहेंगे, रिकमेंड करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करे, ठीक है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिकमेंड करते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करे, ठीक है। उसके अलावा हम उसको क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स करें, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। उसके अलावा वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करें, और उसके अलावा जो अल्कोहल है उसकी कंजप्शन को कम करें। तो ये इसके प्रिवेंटरी मेजर्स आ जाते हैं। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने कौन सी प्रिकॉशंस को फॉलो करना आता है, ठीक है। प्रिकॉशंस के अंदर चूंकि ओस्टियोप्रोसिस की वजह से जो शेप ऑफ वर्टिब्रास होती है ना वो चेंज हो जाती है, शेप ऑफ वर्टिब्रास चेंज, ठीक है। तो ओस्टियोप्रोटिक पेशेंट्स के अंदर स्पाइन के अंदर जो डिफॉर्मिटीज आ रही होती हैं वो ज्यादातर काइफोसिस हो रही होती है और फ्लेक्शन हो रही होती है स्पाइन की। तो इसलिए हमने जो फ्लेक्शन वाले पोस्चर्स है ना और जो ऐसे पोस्चर्स हैं जिनके अंदर फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज होती हैं उनको हमने अवॉइड करना है। उसके अंदर आ जाती हैं अब जो एक्टिविटीज आती हैं उसमें हमने अवॉइड करनी है स्पाइन कर्ल अप्स, सिटअप्स यानी कि सिट और स्टैंड, ये वाली एक्सरसाइजेस को हमने अवॉइड करना है। और उसके अलावा जो लोग यूज़ करते हैं सिटिंग एब्डोमिनल मशीन्स, ठीक है। ये होगी फर्स्ट प्रिकॉशन। देन जो सेकंड प्रिकॉशन आ जाती है उसके अंदर हमने अवॉइड करनी है फ्लेक्शन प्लस रोटेशन ऑफ स्पाइन। जो थर्ड आ जाती है प्रिकॉशन इसके अंदर कि जब हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवाएंगे, क्योंकि बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हैं और जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज है ना वो ज़्यादा एक्सर्शन वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उसके अंदर हमने ना आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन एक्सरसाइजेज के अंदर। तो उसके अंदर जो थर्ड प्रिकॉशन है ना इसके अंदर हमने इंटेंसिटी जो है ना
ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस की इसको हमने स्लोली प्रोग्रेस करना है। एकदम पेशेंट के ऊपर इतना ज़्यादा लोड नहीं डालना कि उसकी जो बोन्स वीकन है उनके अंदर फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाए। तो ये बेसिकली प्रिकॉशंस थी। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया ऑस्टियोप्रोसिस को, इसके रिस्क फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया और इसकी मैनेजमेंट को। ठीक है, मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा हमने इसकी प्रिकॉशंस को, ठीक है, और प्रिवेंशन को, और उसके अलावा हमने इसकी प्रिकॉशंस को डिस्कस किया है। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।